बच्चों, अपना पिछली क्लास में चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था 1.2 का, और आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला है। बाजू विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभी तुम्हारे पास बुक्स पहुंची नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 3 पार्ट दे रखे हैं, तो हम एक एक करके अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म को कैसे ज्ञात करना है वो मैंने बता दिया था। आज इसी का एक रिविजन ही मान लो एक तरीके से। यहाँ पे आज संख्याएं 2 की जगह 3 होगी, ठीक है। चलिए 12 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब क्या है नंबर 15, ये अपन ने 15, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कर रहे हैं अपन। जो सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, तो अपने पास 3 के भाग में 15 कितनी बार आते हैं 5 बार, और 5 एकम 5, ठीक है। टुकड़े हो गए। अब अपन लोग किसके करने हैं 21 के। 21 के कर लीजिए। 21 2 के पाड़े में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। 3 के पाड़े में आता है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो अपन ने तीनों संख्याएं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 12 की टुकड़ी क्या किए अपन ने, लिख दीजिए 2 × 2 × 3। 15 की टुकड़ी क्या किए 3 × 5, और 21 की टुकड़ी क्या किए 3 × 7, ठीक है। अब अपने पास घात रूप में लिख दीजिए उसको। 2 की घात कितनी आ रही है 2, 3 की घात 1, और ये 3 × 5, 1 की घात आ रही है, और 3 × 7। अब अपन को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में 12, 15 और 21, और फिर अपन निकालेंगे इसका एलसीएम। वही संख्याएं हैं 12, 15, 21। चलिए देखिए एचसीएफ में तो क्या निकालना है, जो कॉमन मिले संख्या और सबसे न्यूनतम घात होनी चाहिए। और अगर इसमें बिखरे हुए रूप में विस्तारित रूप में देखें तो ये नंबर जो तीनों में मिले, 3 संख्याएं दे रखी ना आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो तीनों में मिल जाए। तो अपने पास क्या मिल रहा है 3। इसमें देख लीजिए अपने पास 3 3 3 तीनों में मिल रहा है, और न्यूनतम घात कितनी है इसकी 1, तो ये अपना एचसीएफ इसका आ गया 3, ठीक है। अब अपने पास एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि ना आप एक विधि तो ये है कि 12, 15 और 21 तीनों को एक साथ लेके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, उन सबका गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपके पास एलसीएम मिल जाएगा। और अगर आपने ये अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं तो बार बार में उसको करने की जरूरत नहीं, आप इसमें से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, अपने पास क्या क्या नंबर दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, और एक 7 दिख रहा है ना। चलिए अब अपन ने वो नंबर लिख दिए। अब इसमें क्या करना होता है, एचसीएफ में तो न्यूनतम घात कौन सी संख्या, जो तीनों अंकों में, जिन अंकों का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है तीनों में मिलना चाहिए। एलसीएम में तीनों में मिलना जरूरी नहीं है, अपन को अंक देखना है, अंक देती है, और उनकी अधिकतम घात लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लेकिन घात अधिकतम लेते हैं। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लेकिन इसमें लेते न्यूनतम घात है, इसमें मल्टीपल है, ठीक है। चलिए तो अपने पास क्या लिखा है, 2 की घात 2 सबसे अधिकतम है, 3 की घात तो 1 ही आ रही है, 5 की घात भी 1 ही है, 7 की घात भी 1 ही है। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 और ये 7, 7 में 35 कर दो, ठीक है। और अपने पास यहाँ पे 4 दिया 12 कर दो, और इनको मल्टीप्लाई कर दो। 35 × 70, 70 की जगह हासिल के 7, 35 × 35, और 7 कितने हो गए 42। तो ये अपने पास 420 का एलसीएम आ गया है, ठीक है। अब ये बस देख लेना कि भाई जांच विधि में तो 2 नंबर्स होते हैं ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जांच था कि भाई अपने आंसर सही है नहीं निकाल सकते थे। इसमें अपने पास 3 संख्या है, तो जांच विधि इसमें कारगर नहीं होगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थी, उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपके पास फर्स्ट × सेकंड नंबर था इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ। इसका मतलब था कि पहली संख्या × दूसरी संख्या बराबर एलसीएम × एचसीएफ था, तो वो 2 नंबर के लिए कारगर था। अभी आपके पास 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए उतार लिया, हटा दो, अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ उतार लीजिए। चलिए अगला वाला है इसी का ही 17, 23 और 29।
इसमें बी लगा देती हूँ मैं 17। भाई 17 तो खुद के पाड़े में ही आता है ना, एक अभाज्य संख्या है ये। और 23 भी खुद के पाड़े में ही आता है। अब आ जाएगा 29, 9 + 11 वो भी खुद के पहाड़े में आता है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे भाई अपन, 17 एक कम 17, 23 है तो अपने पास 23 × 1 हो जाएगा। 29 है तो 29 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि भाई एचसीएफ क्या आएगा मैडम, इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि भाई जब कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन मिल रहा है, ए। तो इसका एचसीएफ क्या मिल जाएगा, ए। महत्तम समापत्ति और एलसीएम तीनों नंबर सेम ही है। एलसीएम क्या है, हाँ बिल्कुल, जो नंबर्स दिख रहे हैं उनको आप लिख दीजिए और अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात इसकी 1 ही आ रही है तो ये अपने पास 17, 23, 29 का एचसीएफ तो 1 होगा और एलसीएम इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके रख दीजिएगा। ठीक है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन में था। चलिए उतार लिया, तो उतार लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है 8, 9, 25 का भी अपन कर लेते हैं। हटा क्या कर लोगे क्या तुम, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। 8 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या आ रहा है 9 में अपने पास किसका जाएगा, 3 तरीका 9, 3 एकम 3 और 25 का क्या जाएगा अपने पास 25, 5 एकम 5। तो ये जो टुकड़े अपन ने कर लिए, भाज्यमंडन कर लिए हैं। 8 का लिखो 2 × 2 × 2, 9 का लिखेंगे 3 × 3 और फिर आ रहा है 25 का लिखेंगे 5 × 5। समझ में आ रहा है, नींद तो नहीं आ रही, इजी है तो। चलिए अब देखो कि इसमें तो क्या आ रही है 2 की घात 3, इसमें आ गई 3 की घात 2, इसमें 5 की घात 2। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही पहुँच रहे हो तुम, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या लिखें 1। ऐसा ना संख्या जो तीनों के अंदर ही हो, कोई भी नहीं है तो आएगा उत्तर 1। क्या एचसीएफ। अब अपन को निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं, जो नंबर भी अपन को अभाज्य गुणनखंड में दिख रहे हैं पहले आप उनको लिख दीजिए और फिर अधिकतम घात लेनी है। अधिकतम घात इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। ठीक है, अरे इसकी तो 3 आ रही है ना, तो इसकी अपन को क्या लिखेंगे 3। इसका मतलब हुआ कि 8 × 9 × 25 तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो उतारो फटाफट, तुम्हारे पास बुक्स तो नहीं पहुंची होगी अभी तक। चलिए आगे कर लेते हैं, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 4 हटा दो, क्वेश्चन भी हटा देना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का। कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे 9 दिया है, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। आपको एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, तो कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं कि इसमें क्या काम आएगा भाई, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने जांच किया था ना वो वाला सूत्र काम आएगा। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलिए एलसीएम और एचसीएफ के लिए जो दे रखा है वो यहाँ पे रख दीजिए। पहले मैंने संख्या लिख दी है, ये कोष्टक में संख्या ही है। और एलसीएम दे रखा है, नहीं दे रखा। एचसीएफ दे रखा है, हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है 9। अब अपन को एलसीएम ज्ञात करना है, इसके पड़ोस में कौन है 9, किसमें गुणा में, इधर किसमें जाएगा भाग में। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं पक्षांतरण। तो ये पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा 306 × 657 बटा 9, क्या निकलेगा एलसीएम। ठीक है, तो आप इसमें इनको गुणा करके 9 का भाग लगा दीजिए, या फिर अगर कोई कट रहा है तो इसको काट दीजिए। ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा एलसीएम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन।
अपने पास बोल रखा है, बता दो इसको तो। चलिए अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देती हूँ। तो इसमें मेरे पास भी नहीं पहुँची है अभी, तो मैंने एक रजिस्टर में उतार रखा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। चलिए देखिए, अब ये पहले ये देखिए कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है। तो अपने पास यहाँ पे शांत और अशांत वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो अपन बाद में देखेंगे। केवल अपन ये देख लेते हैं कि 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती है। अगर आपके पास 2 गुना 5 के रूप में हो, पावर कुछ भी हो, अगर कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अगर टुकड़े करें अभाज्य गुणनखंड और वो 2 गुना 5 के रूप में मिल जाती है, तो वो संख्या आपके पास 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। और यहाँ पे n क्या दे रखा है, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है n। ठीक है, अब अपने पास प्रश्नानुसार क्या दे रखा है संख्या। प्रश्नानुसार आपके पास 6 की पावर n है, 6 की पावर n है ना, तो 6 के टुकड़े करो, 2 × 3 की पावर क्या हो जाएगी n। और यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये चल रहा है। ठीक है ना, तो आपके पास टुकड़े कितना आया, 2 × 3, जबकि अपन को क्या चाहिए 2 × 5 या 5 × 2, लेकिन ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये जो संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा आया, ऊपर से निकल रहा, थोड़ा वापस देखो। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करें तो वो 2 × 5 के रूप में अगर टुकड़े कर सकते हैं तो 5 दूनी 10, तो फिर ऊपर कुछ भी लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संख्या तो 10 100 1000 ऐसे तो पहुंचेगी। इसका मतलब हुआ कि इकाई का अंक 0 आएगा। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास n जो दे रखा है वो तो प्राकृत संख्या दे रखी है 1 2 3 4। अब ये आ जाता है कि n बराबर 0 होता है तो प्राकृत संख्या नहीं बोलता। बाई चांस अगर अपन अलग से n बराबर 0 लेते हैं तो किसी भी संख्या के ऊपर घात में 0 आता है तो उसका उत्तर क्या आता है 1। ठीक है ना, ये तो 8वीं में पढ़ा होगा तुमने। चलिए, तो अपन ये ले रहे हैं कि 6 की पावर n, 6 के टुकड़े की अपन ने, तो 2 × 3 आ गया, 2 × 3, 2 × 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये संख्या होगी 0 पे समाप्त नहीं होगी। अपन देख लेते हैं n बराबर 1 रखो तो 6 की घात 1 क्या मिला 6, n बराबर 2 रखा तो 6 की पावर 2 6 6 36, n बराबर 3 रखा तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये देखो इकाई का अंक कभी भी इसका 0 नहीं आ सकता है। ठीक है ना, हो जाएगा, हटा दो, उतार लिया। एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो भी कर लेते हैं फटाफट, इजी है वो भी क्वेश्चन। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि कोई नंबर दे रखा है जो 7 × 11 और × 13 + 13 और एक नंबर और दे रखा है तुम्हें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फिर प्लस में कोई भी नंबर दे रखा है। तुम्हारी बुक का ही दे रखी है, बुक का है तुम्हारे 5। चलिए, ये व्याख्या कीजिए कि ये संख्या है वो भाज्य है या नहीं है। भाज्य
भाज्य संख्या है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? हाँ, तुम लोग बैठ जाओगे, अगर बैठना है पढ़ना है तो। देखिए 13 है, 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे। 7 × 11 और प्लस का 1 हो गया 13, 11 × 77 प्लस 1 हो गया। और इस नंबर में अपने पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 बाहर निकालेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 × 78 हो गया इसका। और इसमें अपने पास क्या कॉमन लिया था? 5 लिया था, और इनका गुणा करेंगे और एक आपके पास नंबर मिल जाएगा। चलिए नंबर जो मिल रहा है वो मैं फटाफट लिख देती हूँ। प्लस का 1 है तो 5, तो अपने पास 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया है। तो 5 × 1000 9 है, और इधर है 13 × 78। अब संख्या भाज्य मिलेगी या अभाज्य ये पूछना चाह रहा है, तो ये वाली संख्या है और एक ये वाली संख्या है। भाज्य और अभाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य और अभाज्य में क्या हो गया कि भाज्य में तो टुकड़े कर सकते हैं और अभाज्य में अपन टुकड़े नहीं कर सकते, केवल खुद की बारी में आए। जैसे 17 है तो 17 एकम 17 लिख सकते हैं अधिकतम, 13 है 13 एकम 13 लिख सकते हैं अपन, 29 है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास यहाँ पे अगर 1 लिखूं मैं तो ये 1 के अलावा इसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं। कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 2। अतः ये दोनों संख्या ही भाज्य है। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, उतार लोगे? चलो उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। इसका एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो अगले वाला